हमारी इस दुनिया में कुछ स्वार्थी लोग भी रहते हैं और स्वार्थ से भरी इस दुनिया में किसी से प्यार की उम्मीद करना बहुत ही मुश्किल, जहां खुद के ही लोग ईगो में चोट लगने से अकेला छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन शायद दुनिया में कुछ अच्छे लोग भी हैं जिस वजह से हमें ये दुनिया सुंदर लगती है। पर क्या कोई रिश्ता खून से भी बड़ा हो सकता है जो उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दे? आज ऐसे ही एक जिंदगी से हार न मानने वाले महान इंसान की कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ, जिसने इतनी बड़ी आहुति दी कि आपका भी दिल भारी कर देगा। तो आज मूवी स्ट्राइप लाई है 2023 की चाइनीज मूवी नेवर से नेवर, डायरेक्टर बायोक्यांग वांग, IMDb 6.7। दोस्तों, मुझे सपोर्ट और प्यार ऐसे ही भर भर के देते रहे और इस फैमिली के जल्दी 500 के सब्सक्राइबर पूरा करे। अब कहानी सुने। कहानी शुरू चीन के एक छोटे से गांव से हुई। शहरों से मीलों दूर एक फाइटिंग क्लब देखते हैं जहां वो बच्चे प्रैक्टिस करने आते हैं जिन्हें आगे चलकर बॉक्सर बनना है। आज यहाँ 12-13 साल के दो बच्चे बॉक्सिंग कर रहे होते हैं, अपनी स्किल्स को बढ़ाने की प्रैक्टिस। उनके प्रैक्टिस के बीच में अचानक कुछ लड़के घुस आए और दोनों बच्चों को मारने लगे। उन दोनों को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उन लड़कों में से एक बोला, तुम दोनों यहाँ पर इलीगल तरीके से फाइट कर रहे हो। और फिर जैसे ही उन्हें दोबारा मारने गया, ठीक तभी वहाँ एक आदमी दौड़ता हुआ आया जिसका नाम शियांग है और उन लड़कों से दोनों को बचाने की कोशिश करने लगा। आखिर शियांग का दोनों बच्चों से क्या ताल्लुक है, ये हम कहानी के आगे जानेंगे। शियांग के झमेला मिटाने की कोशिश में एक और बड़ा झमेला वहाँ खड़ा हो गया। अब इस घटना को 10 साल गुजर जाते हैं। कहानी आज साल 2011 में पहुंची, जहाँ 43 साल का शियांग जेल में है और एक पुलिस ऑफिसर उससे पूछताछ कर रहा है। उनकी बातों से लग रहा है कि उसने कोई बड़ा अपराध किया है। पुलिस ने पूछा, तुम्हारा इस काम के पीछे का उद्देश्य क्या था? आपके खिलाफ जो भी बातें कही गई है वो सब सच है या नहीं? और जिस अपराध के लिए इतने साल आपने जेल में सजा काटी वो सब क्या सच है? शियांग बस ऑफिसर की बात सुन हंसता है और इसके साथ कहानी फिर 10 साल पीछे लौट आई। साल 2001। शियांग रात के अंधेरे में एक ट्रक भरा बालू लेकर कहीं जा रहा है। इस वक्त वो एक बिजनेसमैन है। उसका बालू का एक बड़ा बिजनेस। बीच रास्ते में उसका ट्रक रुक गया। उतरकर देखा तो उसकी गाड़ी का एक चक्का नुकीले पत्थर की वजह से लीक हो गई है। खाली सुनसान रात और आसपास कुछ नहीं। शियांग भारी मुसीबत में पड़ गया। कुछ देर बाद वहाँ डकैतियों का एक दल आ पहुंचा। ये पूरा जाल उन्होंने ही बिछाया था। अगली सुबह चोट लगा शियांग अस्पताल में बैठकर नूडल्स खा रहा है। कल रात डकैतियों के हमले के बाद वो बेहोश हो गया था। सही वक्त में उसका दोस्त फेंग वहाँ पहुंचा और उसे अस्पताल ले आया। फेंग ने बताया कि कल रात वो डकैत उसका ट्रक और बालू दोनों चोरी कर ले गए, जिसमें करीबन अच्छा खासा पैसों का बालू था और इससे शियांग को एक बड़ा नुकसान पहुंचा है। ऊपर से फेंग ने ये भी बताया कि मजदूर उसके यहाँ बिना वेतन के ही काम कर रहे हैं और अब तक वो पैसे भी काफी बढ़ चुका है जो शियांग अभी तक भी पूरा नहीं दे पाया। इसलिए वो ये बालू के व्यापार को छोड़ दे, नहीं तो आगे जाकर वो एक बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। उसने इस बिजनेस को बड़ा करने की बहुत कोशिश तो की पर कोई मुनाफा नहीं हो रहा। अब जरूरी है कि वो उसे छोड़ दे, पर दिक्कत यहाँ है कि उसे मजदूरों के पैसे उन्हें देने होंगे। फेंग ने उसके दोस्त वांग की याद दिलाई। इतने में शियांग भी उठकर अपने सबसे अच्छे दोस्त वांग के पास पैसे उधार मांगने निकल गया। वांग की एक बहुत बड़ी बालू की फैक्ट्री है और उसका बिजनेस भी काफी अच्छा चल रहा है। वांग शियांग को देखकर बहुत खुश हो गया। उसे अपनी फैक्ट्री के अंदर ले आया। वांग ने बताया कि उसने बालू के साथ साथ एक केमिकल का नया बिजनेस भी शुरू किया है। वांग की इतनी अच्छी परिस्थिति देख शियांग को बहुत खुशी मिली। इसके बाद शियांग ने अपने बुरे चल रहे हालातों के बारे में उसे बताया और उसे कुछ पैसे उधार मांगे लोन के तौर पर। लोन की बात सुनकर वांग हैरानी से बोला, तुम्हें और लोन की जरूरत? अरे तुम तो अपने समय के अव्वल दर्जे के बॉक्सर रह चुके हो। वांग ने उसे एक आइडिया दिया। सामने ही ओलंपिक शुरू होने वाला है और यही उसके लिए सुनहरा मौका बन सकता है। तुम कुछ दिनों में कुछ ताकतवर बच्चों को इकट्ठा करो और उन्हें लेकर जितना जल्दी हो सके एक फाइटिंग क्लब खोल लो और इस तरह अगर ओलंपिक में पार्टिसिपेट करके जीत गए तब तो तुम लाखों लाखों पैसे कमा सकोगे। लोन लेने से बेहतर तो यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। शियांग बोला, मगर बॉक्सिंग क्लब खोलने के लिए भी तो पैसे चाहिए और मेरे पास इतने पैसे नहीं है। वांग बोला, अरे तुम फिक्र मत करो, क्लब खोलने से लेकर बच्चों की ट्रेनिंग जितने भी खर्चे होंगे वो सब मेरी तरफ से होगा। तुम बस बच्चों को मैनेज करो और उन्हें ट्रेनिंग दो, इससे हम दोनों का लाभ है। कहानी अब फ्लैशबैक हुई जहां शियांग को हम लड़ाई करते हुए देखते हैं। शियांग एक समय में बेहतरीन बॉक्सर हुआ करता था और बहुत से खेलों में गोल्ड मेडल भी जीते हैं। एक इतना अच्छा बॉक्सर होने के बावजूद उसने एक समय में बॉक्सिंग छोड़ दी और पैसे कमाने के लिए बालू के बिजनेस में उतर गया।
पर उसने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे भी एक दिल तोड़ देने वाली कहानी है जो हम आगे जान पाएंगे। अपने अतीत को याद कर श्यांग का दिल उदास हो गया और वांग से कहा कि वो इन सब में अब फिर से खुद को उलझाना नहीं चाहता है। वांग ने उसे सोचने समझने का समय दिया। रात में काफी सोचने के बाद उसने फैसला किया कि एक आखिरी बार के लिए वो वांग के आइडिया को ट्राई करेगा, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। इसके बाद श्यांग ने फैंग को बच्चे लाने की जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन उन बच्चों को देखकर श्यांग बिल्कुल गुस्सा हो गया, क्योंकि वो इतने ही छोटे थे कि उन्हें लेकर बॉक्सिंग क्लब खोलना संभव नहीं है। फैंग कई बच्चों को लेकर आया, लेकिन कोई भी बॉक्सिंग के लिए उचित नहीं है। अब श्यांग ने खुद ही बच्चों को ढूंढ निकालने का फैसला किया और ट्रक लेकर दोबारा निकल पड़ा। उसी बीच रास्ते में उसकी गाड़ी दोबारा पत्थरों की वजह से अटक गई। पर आज श्यांग को सब मालूम है कि ये डकैतियों की ही जाल है। वो पहले से ही तैयार था। वही हुआ। कुछ देर बाद डकैतियों ने उन पर हमला कर दिया, पर इस बार तैयार श्यांग भी उल्टा उन पर हमला करता है। उन्होंने सभी डकैतियों को पकड़ लिया, लेकिन पाया गया कि उन सभी की ही उम्र बहुत कम है। असल में वो इस इलाके के अनाथ बच्चे हैं और अपना पेट चलाने के लिए ही वो ये चोरी, छीना झपटी, डकैती करते हैं। उन बच्चों को देख श्यांग के दिमाग में आइडिया आया। उसने सभी को ट्रक में भरकर अपने ठिकाने पर ले आया। असल में वो इन सब को लेकर अपनी बॉक्सिंग टीम तैयार करने की सोच रहा है, क्योंकि वो बच्चे बचपन से ही रास्तों में पले बड़े हैं, जिस कारण उन्हें हर एक जगह पर अपनी लड़ाई खुद ही संघर्ष कर जीना पड़ता है। यही है वो बच्चे जो मिट्टी से जुड़े हैं और यही जल्द फाइटिंग भी सीखेंगे। सबसे पहले वो उन बच्चों को खाना खाने को देता है। सभी बहुत भूखे हैं। श्यांग बोला, मैं तुम्हें रहना खाना सब कुछ दूंगा, पर आज से तुम्हें ये चोरी डकैती बंद करनी होगी। तुम क्या ये कर सकोगे? सभी बच्चों ने हाँ में सर हिलाया। आगे श्यांग बोला, क्या तुम्हें पता है मैं एक बहुत मशहूर फाइटर हूँ और अब मैं तुम सभी को लेकर एक फाइटिंग क्लब खोलना चाहता हूँ, जिसका नाम होगा MMA फाइटिंग क्लब, यानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। तुम्हें बस मेरी बात सुननी होगी और कुछ नहीं, जिसके बदले तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। तुम्हारा भविष्य अच्छा होगा, खूब पैसे भी आएंगे। ये सुनकर हर बच्चा उसकी बात पर राजी हो गया। रात में उनके रहने की व्यवस्था की गई। बच्चे आपस में बातें करते हैं कि क्या यह आदमी सच में इतना अच्छा है जो इतना सब हमारे लिए कर रहा है, ऊपर से हमें फाइट करना भी सिखाएगा। कहीं यह हमें पुलिस को पकड़वाने की कोई चाल तो नहीं है, या हमें दोबारा बेच देना चाहता है। ये सारे बच्चे इस तरह से ही तो इस बस्ती में आ बसे हैं। उन्हीं में से एक लड़के ने सबको ये सब कुछ ना सोच सो जाने को कहा। उसने हमें खाना दिया, इतनी अच्छी जगह पर सोने दिया, वही बहुत है, नहीं तो रास्ते में सोते हुए मच्छर काट रहे होते हमें। कुछ दिनों में ही श्यांग क्लब खोलने की तैयारी कर लेता है और देखते देखते क्लब के उद्घाटन का भी दिन आ गया। अगले दिन सुबह सुबह ही सभी बच्चों को उसने उठाया और थोड़ी प्रैक्टिस करवा कर उन्हें क्लब की यूनिफॉर्म पहना दी, जिसे उसने स्पेशली अपने क्लब के लिए डिजाइन किया है। श्यांग उन बच्चों को सिखा रहा है कि वांग के आने पर क्या क्या बोलना है, क्योंकि आज वांग उद्घाटन में आने वाला है। वो क्लब को अच्छे से देख परख करने के बाद इन्वेस्टमेंट के पैसे उसे देगा। लेकिन काफी समय बीत गया, वांग नहीं आ रहा और बाद में उसे पता चला कि वांग को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। श्यांग फौरन थाने पहुंचा। वांग को नकली माल का इस्तेमाल कर केमिकल तैयार करने के अपराध में पकड़ा गया है। अब वांग ने उसे कोई भी क्लब खोलने के लिए मना कर दिया। वो अब उसे एक भी पैसा नहीं दे सकेगा। पुलिस के हाथों पकड़े जाने के बाद से अब उसकी वैसी आय भी नहीं होगी। उसका बनाया सारा प्लान वो कैंसिल करना चाहता है। पर श्यांग बोला, सब कुछ कर लेने के बाद अब पीछे हट जाने से कैसे होगा? क्लब खोल लिया है, बच्चों को भी ले आया, उन्हें बड़े होने के सपने दिखाए। मैं जानता हूँ अब तक तो तुमने बहुत पैसे कमाए हैं, कम से कम मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। वांग श्यांग के ऊपर हंसते हुए बोला, ये तुम्हारा सरदर्द है, तुम ही समझो। रास्ते से उन बच्चों को उठाया है तो उन्हें वहीं जाकर छोड़ दो। श्यांग को उसकी ये बातें अच्छी नहीं लगी और बोला, तुम एक स्वार्थी मतलबी इंसान हो और इसी वजह से आज तुम्हारी ये दुर्दशा है, और वहाँ से चला गया। जब श्यांग वापस लौटा तो देखा उसका वेयर हाउस जहाँ उसने बच्चों को रखा था वहाँ ताला लगा हुआ है। छुपकर बैठे सभी बच्चे दौड़कर उसके पास आए और सारी बात बताई कि यहाँ के मालिक ने उन्हें बाहर निकाल दिया और कहा है जब तक उसके पैसे नहीं चुका देंगे तब तक यहाँ ये ताला लगा रहेगा। बेचारे उन बच्चों का वहाँ रहने के अलावा और कोई भी ठिकाना नहीं है। मजबूर श्यांग भी बच्चों को वापस लौट जाने को कहता है, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मगर सब बच्चे श्यांग से कहने लगे, क्या हमसे कोई भूल हुई है कुछ? क्या ये हमारी वजह से बंद हुआ है? आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। आपसे हमें पिता का प्यार मिला, खाने और रहने की जगह मिली, इन सब का एहसास आपने करवाया है। प्लीज हमें दूर मत कीजिए। बच्चों की बातें सुनकर श्यांग का भी मन रो उठा।
मगर वो क्या करे, उसके पास खुद रहने की ही जगह नहीं है, तो वो इन बच्चों का कैसे आश्रय बनेगा। जब उसने देखा कि बच्चे नहीं मान रहे तो वो उनके साथ बुरा बर्ताव करने लगा। बच्चे भी डर के मारे वहाँ से चले गए। दुखी मन के साथ शियांग सीधा अपने छोटे से घर में चला आया। काफी दिनों के बाद आने की वजह से वो घर की साफ सफाई कर रहा होता है। इतने में वहाँ सांगवो नाम का एक आदमी ट्रक लेकर पहुंचा। उसके ट्रक पर वही सारे छोटे बच्चे हैं जिन्हें शियांग भगा कर आया था। सांगवो बोला, क्या ये सारे बच्चे तेरे हैं? उन्होंने कहा है कि तू इनका कोच है, तू ही उन सब डकैतियों के पीछे है ना, तू ही ये सब करवाता है। शियांग ने बताने की कोशिश की कि वो उन बच्चों को नहीं जानता, झूठ कह रहे वो बच्चे। मगर सांगवो सुनने को तैयार नहीं। तूने 2 बार मेरी गाड़ी डकैती करवाई है और मुझे मेरी चीज कैसे निकलवानी है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। इसके बाद उसने उसे बहुत मारा पीटा और थोड़ा बहुत जो बालू शियांग के पास रखा था उसे भी वो अपने साथ ले गया। शियांग का दोस्त फेंग चिल्लाते गिड़गड़ाते रह गया कि यही उनका आखिरी बचा ट्रक है, लेकिन वो उनकी कोई बात नहीं सुनता और बच्चे को वहीं रखकर चला गया। अगली सुबह शियांग उन सभी बच्चों को अपनी ट्रक से उन्हें उनकी जगह पहुंचाने के लिए रवाना हो गया। वो चाहकर भी उन्हें नहीं रख सकता। उनके रहने के ठिकाने पहुंचने के बाद चेन नाम का एक लड़का शियांग को हाथ के इशारे से दूर अपना घर दिखाते हुए बोला, वहाँ बस मैं और मेरी बहन रहती है। माँ बाबा तो पहले ही चल बसे हैं। मेरी बहन हैंडीकैप्ड है, फिर भी उसने मुझे बहुत मुश्किलों से पाला और मेरे दोस्त सुमा को भी उसी ने ही बड़ा किया है। उनका एक छोटा सा टूटा फूटा घर होता है। घर के अंदर घुसकर जब शियांग ने चेन की बहन को देखा तो उसे बहुत तकलीफ हुई। वो तो ठीक से चल ही नहीं पाती। उनके पास 2 वक्त की रोटी खाने लायक भी खाना नहीं है। चेन की बहन ने बताया कि चेन ने बहुत जगह काम करने की कोशिश की थी, लेकिन छोटे होने की वजह से वो सबसे बहुत ठगा गया। उससे सारा काम करवा कर उसके पैसे उसे नहीं देते थे। कई दिनों तक भूखे भी रहे हैं, इसलिए खाने की भूख की वजह से उन्होंने ये छोटी मोटी डकैती करना शुरू कर दिया। साथ में बाकी छोटे बच्चों की देखभाल भी चेन और उसकी बहन ही किया करते हैं। अब शियांग चेन की बहन के हाथ कुछ पैसे थमाकर मन भारी कर वहाँ से चला आया। वहाँ से लौट आने के बाद भी वो चेन और बाकी सभी बच्चों की पीड़ा से उभर नहीं पा रहा। इसीलिए उसने ठाना कि चाहे कितना भी कष्ट क्यों ना हो, वो उन बच्चों के लिए कुछ करेगा और वापस बच्चों को ले आया। किसी तरह वेयर हाउस का सारा कर्जा चुकाकर उसे खुलवा लिया। फिर सभी बच्चों से उसने कहा, आज से तुम सबकी जिम्मेदारी मेरी है, बदले में तुम्हें बस मेरा कहा मन लगा कर सुनना है। उसने अपने हाथ से एक एग्रीमेंट भी तैयार किया है जिसमें लिखा है, जब तक वो शियांग के अंडर है तब तक कोई भी गैर कानूनी काम नहीं कर सकता, जैसे चोरी डकैती छोड़कर उन्हें एक अच्छा इंसान बनना होगा और जिंदगी में मेहनत कर आगे बढ़ना होगा। एक एक कर सभी ने उस पेपर में अपना अंगूठा छाप दिया। इसके बाद शियांग एक बार आया है जो उसके एक पुराने दोस्त लियू का होता है, लेकिन उसका बार अब पहले की तरह नहीं चल रहा। लोगों ने आना बंद कर दिया है और इसे लेकर वो काफी चिंतित है। तब शियांग ने उसे सारी बात बताई और अपना प्लान भी सुनाया कि वो एक बॉक्सिंग क्लब खोलना चाहता है। आगे भविष्य में इससे हम दोनों को ही लाभ मिलेगा। तुम्हारी मदद से हम अलग अलग MMA फाइट शो का आयोजन करेंगे और जब ये शो पॉपुलर हो जाएगा तो बहुत सारे लोग इसे देखने तुम्हारे बार में आएंगे और तुम्हारा बार फिर से चल पड़ेगा। इसके अलावा मैं अपने क्लब के बच्चों को सब कुछ सिखा दूंगा, जिससे दोनों एक दूसरे को गंभीर चोटें न पहुंचाए। उनका काम होगा नाटक करके ऑडियंस को ये समझाना कि यहाँ रियल फाइट चल रही है, लेकिन अंदर ही अंदर वो सब एक टीम ही होंगे। लियू का उसका ये आइडिया काफी जच गया और वो राजी हो गया। अगले दिन से ही वो बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। टीवी पर उन्हें अलग अलग MMA फाइटिंग्स भी दिखाता। तुम्हें बस ऐसे ही फाइट करके ऑडियंस को एंटरटेन करना होगा, लेकिन बस एक ही अंतर होगा कि तुम लोगों की फाइट होगी नकली। तुम्हें अपने एक्सप्रेशन ऐसे रखने होंगे कि सच में लगे कि ये रियल फाइट हो रही है। इसके कुछ दिनों बाद MMA फाइटिंग्स का आयोजन रखा गया। रिंग पे उतरे चेन और सुमा। फाइटिंग दोनों की शुरू तो हो गई, लेकिन साफ समझ आ रहा है कि वो रियल फाइट नहीं है, क्योंकि दोनों में किसी को चोट नहीं लग रही, जिस वजह से उनके एक्सप्रेशन भी नहीं निकल रहे। दोनों नर्वस होने लगे। ऑडियंस भी ये बात समझ गई कि ये एक फेक फाइटिंग है और उन्होंने चिल्ला चिल्ली शुरू कर दी। अब कोई और रास्ता न देख शियांग उनके पास जाकर कहता है, ट्रेनिंग में अब तक तुम्हें जो भी सिखाया गया है वही तुम यहाँ रियल फाइट में करो। सारा एक्टिंग भूल कर अपने मन मुताबिक लड़ाई करो। ये तुम्हारे खुद को प्रूफ करने का समय है। क्योंकि वो समझ चुका था कि उनसे एक्टिंग नहीं हो पाएगी। धीरे धीरे उनकी फाइट भी रियल होती चली गई। दोनों की रियल फाइट होते देख ऑडियंस को भी काफी मजा आ रहा। एक्साइटमेंट उनमें दिखने लगा। उन्हें दोनों की फाइटिंग काफी पसंद आ रही है। दोनों को बहुत चोटें भी आई, लेकिन उन्हें ऐसे जोश के साथ फाइट करते पहली बार देख शियांग तो बिल्कुल ही भौचक्का रह गया।
क्योंकि उसने कल्पना भी नहीं की थी कि दोनों इतने अच्छे फाइटर हैं। वापस घर आकर उनकी मरहम पट्टी करते वक्त शियांग बोला, आज तुम दोनों ने बहुत अच्छी फाइटिंग की, मैंने तो सोचा भी नहीं था। सुमा बोला, कोच मैं सच में एक एथलीट बनना चाहता हूँ, एक अच्छा फाइटर बन पैसे कमाकर चेन और उसकी बहन का भार उठाना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब अगली सुबह शियांग सबके लिए नए जूते लाया है। बच्चे तो मानो खुशी से फूले नहीं समा रहे। उन्हीं नए जूतों के साथ सभी सुबह सुबह ट्रेनिंग पर निकल गए। शियांग उन्हें अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग करवा रहा है। उसके पास सही ट्रेनिंग के सामान खरीदने के पैसे नहीं है, इसीलिए जुगाड़ू चीजों की मदद से ही वो उन्हें ट्रेनिंग दे रहा है, जैसे टायर, फुटबॉल, पेड़ की टहनियाँ। हर रोज उनकी ट्रेनिंग होती। यहाँ बच्चे भी खुद को एक फाइटर बना कठिन से कठिन परिश्रम कर रहे हैं और साथ में MMA फाइटिंग भी। धीरे धीरे उनकी फाइटिंग इतनी वायरल हो गई कि उनका फाइट देखने ऑडियंस की भीड़ उमड़ पड़ती। आहिस्ता आहिस्ता पैसे भी कमाने लगे, जिससे शियांग अपने क्लब को बड़ा करने लगा। कुछ कुछ उसने ट्रेनिंग के सामान खरीदे। चेन और सुमा के मशहूर होने की वजह से शियांग के फाइटिंग क्लब को भी अब लोग जानने पहचानने लगे हैं। एक दिन शियांग को चाइना के बहुत बड़े क्लब के मालिक ने मिलने बुलाया और उसे ऑफर दिया कि वो खुद के क्लब में चेन और सुमा की फाइटिंग को लॉन्च करना चाहता है। इससे शियांग को भी बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि उनका क्लब सबसे बड़े और पॉपुलर क्लब में से एक है। शियांग राजी हो गया। एक दिन जब फाइट चल रही होती है, उसी वक्त वहाँ कुछ लड़के घुस गए। यहीं से ही हमारी कहानी शुरू हुई थी। वो इल्जाम लगाने लगे कि ये सब प्रताड़ित बच्चे हैं और यहाँ उनसे फेक फाइटिंग करवाई जा रही है। वो चेन और सुमा को मारने लगे, लेकिन जवाब में सुमा और चेन ने भी उन्हें मारा। इससे उनके बीच भयानक लड़ाई शुरू हो गई। शियांग दौड़कर वहां आया और उन लड़कों से मारपीट कर किसी तरह दोनों को लेकर वहां से भागा। लेकिन भागते समय उन लड़कों का बॉस भी चला आया। इससे पहले कि वो कुछ करता, फेंग वहां आकर उसका ध्यान अपनी ओर खींचता है, जिससे शियांग, चेन और सुमा को निकलने का मौका मिल गया। लेकिन यहाँ इतना बड़ा झमेला होने की वजह से पुलिस फेंग को पकड़कर ले गई। शियांग जेल आता है फेंग से मिलने। उसने उससे माफी मांगी और कहा वो जल्द उसे बाहर निकाल लेगा, मगर अभी दुखों का पहाड़ उन पर टूट पड़ा है। शियांग ने शुरू में फेक फाइटिंग वाली जो बात कही थी वो हर जगह फैल चुकी है। उसका क्लब बैन कर दिया गया है। फेंग उसे यूं हार मानने के लिए मना करते हुए कहता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। देखो, हमें सुमा और चेन के हिडन टैलेंट के बारे में इसी से तो पता चला, तो अब उनसे इस तरह के फाइटिंग न करवा के उन्हें एक रियल फाइटर बनाओ। एक रियल एथलीट के लिए उन्हें ट्रेन करो। जो तुम नहीं कर सके, जो तुम्हारा अधूरा सपना था, वो हमारी टीम पूरा करके दिखाएगी और तुम्हारे सपने को पूरा करेगी। सारा रास्ता वो फेंग की बातें सोच रहा और फिर उसे अपना अतीत याद आ गया। अंत में वो पहुंचा अपने गांव के घर, जहां उसकी बूढ़ी माँ और बहन रहती है। आज 4 साल बाद वो अपनी माँ से मिलने आया है, पर मानसिक रूप से बीमार माँ उसे पहचान नहीं पाती। अपनी माँ को देख वो बहुत भावुक हो उठा। ऐसा क्या हुआ, जानने के लिए कहानी फिर 10 साल पीछे लौटी, जहाँ शियांग एक बेहतरीन बॉक्सर हुआ करता था। उसने कई गोल्ड मेडल भी जीते और उसका सपना था वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतना। लेकिन उसके कोच ने ही उसके साथ बेईमानी कर दी। दूसरे किसी प्लेयर के पिता से पैसे खाकर वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिलेक्ट जियांग के नाम को उसने हटा दिया। इससे जियांग की माँ को बहुत बड़ा धक्का लगा। उसने हेड के सामने बहुत हाथ पैर जोड़े, गिड़गिड़ाई, लेकिन उसकी एक न सुनी गई। उल्टा कोच उन्हें भला बुरा कहने लगा, जिससे शियांग खुद पर कंट्रोल न रख सका और सीधे जाकर कोच को वही पीटने लगता है। इतना पीटा कि खून ही खून कर डाला। उसकी और उसकी माँ दोनों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए उसे कुछ सालों के लिए जेल भी हुई। अपने इतने टैलेंटेड बेटे के साथ ऐसा होता वो देख न सकी, न मान सकी और अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। माँ के पास होते हुए भी माँ उसे नहीं पहचानती, ऐसी हालत हो गई है। उन्हें अभी भी 10 साल पहले में फंसा और जीता देख शियांग से आंसू रोके ना गए और वो रो पड़ा। अब उसने प्रतिज्ञा की कि वो अपना जैसा हाल चेन और सुमा के साथ नहीं होने देगा। वो उन्हें वर्ल्ड चैंपियन बनाएगा। दोबारा से उनकी हार्ड ट्रेनिंग शुरू हो गई। साथ ही शहर के गली गली में जहाँ जहाँ फाइटिंग होती वो दोनों को पार्टिसिपेट करवाता, जिससे कि उसकी कौशलता और बढ़ती। शियांग की कड़ी मेहनत का फल कि वो धीरे धीरे हर मैच जीतने लगे और गर्व से शियांग का सीना चौड़ा हो जाता। पर उन्हें वर्ल्ड चैंपियन बनाने के लिए एक प्रोफेशनल बॉक्सिंग क्लब की जरूरत है। शियांग अलग अलग काम करके उन पैसों और अपनी सेविंग्स को जोड़कर एक क्लब खोलता है। चेन और सुमा के अलग अलग जगह मैच जीतने के कारण उसके क्लब में नए नए स्टूडेंट्स भर्ती होने लगे। धीरे धीरे उसने अपने क्लब को और बड़ा किया।
साथ ही साथ ट्रेनिंग से जुड़ी कई चीजें भी वो क्लब के लिए खरीदता है। उसका क्लब एक और खास वजह से भी पॉपुलर हो रहा है। उसके यहाँ बेघर और अनाथ बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया भी जाता है, जिससे कि उसके क्लब को चीन के नंबर 1 क्लब के तौर पर पहचान मिली। ऐसे ही एक दिन सुमा और चेन के नाम विदेश से एक इनविटेशन आया। उन्हें इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए इनवाइट किया गया है। जैसे तैसे कर उसने दोनों को विदेश भेजा। वहाँ भी दोनों अपना कमाल दिखाने से पीछे नहीं रहे। देखते देखते 10 साल गुजर गए। चेन और सुमा भी अब काफी बड़े हो गए हैं। दोनों अभी भी अलग अलग इंटरनेशनल कंपटीशन में भाग लेते हैं। कुछ सालों बाद दोनों आज वापस अपने देश लौटे। उन्हें एयरपोर्ट में लेने खुद शियांग आया है। उसकी भी उम्र अब दिखने लगी है। उन्हें दोबारा देखकर शियांग बहुत खुश है। उनके आने की खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखी गई। क्लब में काफी सारे बच्चों को ट्रेनिंग करते देख उन दोनों की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसके बाद शियांग ने एक और खुशखबरी सुनाई, जिसका सबको इंतजार था कि सुमा और चेन दोनों ओलंपिक के लिए चुने गए हैं। इस खुशी से शियांग उभरा भी नहीं था कि विदेश से लाए महंगे तोहफे खुद की कमाई से कोच को थमाकर उन्हें और खुशी से गदगद कर दिया। एक तरफ शियांग खुश भी था, पर दूसरी तरफ चिंतित भी, क्योंकि ओलंपिक में जीत पाने के लिए उन्हें और प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जरूरत है और इसीलिए वो इंटरनेशनल क्लब से बात करने आया है। उसने प्रिंसिपल से चेन और सुमा को लेने की बात कही तो पता चला कि इसके लिए उसे $1 मिलियन देने होंगे। शियांग उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करता है कि वो इतने तो नहीं पर कुछ पैसों का इंतजाम कर लेगा, लेकिन प्रिंसिपल तो पैसे छोड़कर और कोई बात ही नहीं करना चाहता। शियांग बोला, मैं अच्छे से समझ गया हूँ, ये सब आपके लिए बस एक बिजनेस है जहाँ टैलेंट की कोई जगह नहीं, और वहाँ से चला आया। हर मोड़ पर उसकी परीक्षा ली जा रही है। उसने भी ठान ली है, जरूरत पड़े तो वो अपना सब कुछ बेचकर भी उन्हें चैंपियन बनाएगा, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियन के फाइनल स्टेज में ये देखा जाता है कि कौन सबसे अच्छे क्लब से आया है। इसी टेंशन में उसने थोड़ी शराब पी ली। जब आधी रात क्लब आया तो देखा कि सुमा अभी भी प्रैक्टिस कर रहा है। उसने कोच से कहा, मैं ये वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसे भी हो जीतना चाहता हूँ और हम सबकी जिंदगी बदलना चाहता हूँ। चेन और उसकी बहन का कर्ज है मुझ पर। इतना ही नहीं, आपके बूढ़े होने पर मैं आपकी भी जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपका ही तो संतान हूँ। सुमा की इतनी अच्छी और साफ सोच से शियांग का दिल भर आया, मगर मुश्किलें है कि पीछा ही नहीं छोड़ रही। अगले दिन उसे पता चला कि सुमा और चेन दोनों का नाम ओलंपिक से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि शियांग के क्लब से खेल रहे दोनों एक सर्टिफाइड क्लब नहीं है और किसी ने उनके क्लब के नाम पर केस किया है। शियांग फौरन ओलंपिक टूर्नामेंट के डायरेक्टर जियान के पास आया। वो दोनों को ना निकालने की गुजारिश करते हुए बोला, क्या उन दोनों का टैलेंट से ज्यादा मेरे क्लब के सर्टिफाइड की वैल्यू है? मगर डायरेक्टर बोला, दिक्कत यह है कि आपका क्लब बाकी क्लब की तरह नहीं है। आपने तो चैरिटी खोल रखी है और ऐसे क्लब को चांस नहीं मिलता। अगर आप उन्हें ओलंपिक्स में देखना चाहते हैं तो मेरे पास इंटरनेशनल क्लब का सर्टिफिकेट लेकर आइए। शियांग दोबारा भागकर प्रिंसिपल के पास गया, हाथ जोड़ बहुत विनती की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। घर लौटा तो मीडिया ने उसे पकड़ लिया और सवाल करने लगे, आप बच्चों से इलीगल काम करवाते हैं, फेक फाइटिंग करवा कर क्या आपने बहुत पैसे कमाए हैं? अनाथ और अंडर प्रिविलेज ऐसे बच्चों के ट्रेनिंग के नाम पर इलीगल पैसे कमाना, यही आपका उद्देश्य है? मगर यहाँ शियांग पूरी तरह से ब्लैंक है, क्योंकि फेक फाइटिंग तो वो शुरू के दिनों में ही छोड़ चुका था। आखिर कौन ये पुरानी बातें मीडिया को बता रहा है? असल में ये सब उसके बार ओनर दोस्त लियू ने किया है, जिसके यहाँ उसने MMA फाइटिंग रखवाई थी। शियांग के बड़े क्लब में चले जाना, उसकी तरक्की, उसे इतना ही नहीं, प्रिंसिपल और डायरेक्टर जियान भी उसके खिलाफ बातें और झूठ कहने में पीछे नहीं थे। ये सारे जितने भी है सब उसके अच्छे काम और दिन पर दिन मशहूर हो रहे उसके क्लब से जल रहे हैं। इतना ही नहीं, उसके क्लब से चेन और सुमा को ओलंपिक में चांस मिलता देख उनसे सहा नहीं गया, इसलिए झूठी गवाही दी जिससे उसका क्लब बंद पड़ जाए। और वही हुआ। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को वहाँ से एक एक कर ले जाने लगे, लेकिन कोई भी वहाँ से जाना नहीं चाहता। वो जानते हैं कि कोच कितने अच्छे इंसान हैं। थाने में उसे सवाल किए जाते हैं और यही हमने कहानी के शुरू में देखा था। वहाँ से बेल में छूटकर वो गोल्डन नाम के क्लब में आया। चेन और सुमा के लिए उसे हाथ पैर तो मारने होंगे, और गोल्डन क्लब एक नामी क्लब है। यहाँ से ट्रेनिंग पाकर वो ओलंपिक खेल सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर। क्लब ओनर ऐसे किसी दूसरे क्लब के खिलाड़ी को नहीं ले सकता। उसे दोनों को हमेशा के लिए उनके क्लब को बिक्री करना होगा और फिर ओलंपिक में पहुंचाने की जिम्मेदारी क्लब की होगी। उसके लिए कदम उठाना मानो कलेजा काट देने जैसा हुआ, लेकिन उनके भविष्य के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। आज वापस क्लब आया तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, कोई बच्चा नहीं है सिवाय 10 साल पुराने वही उसके सबसे पहले स्टूडेंट्स जो आज भी उनके पास खड़े हैं। वो सभी कोच का मनोबल बढ़ा रहे हैं,
लेकिन तभी उसने सारी बात बता दी। आज से मैं तुम लोगों का कोच नहीं हूँ, बल्कि सुमा और चैन के सपनों को पूरा करने के लिए आज से उनका नया कोच होगा। पर चैन इस बात पर भड़क गया। आप बिना हमसे पूछे ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारा भी कोई हक है कोच चुनने का, और आप भी हमारे कोच रहेंगे, भले ही इससे हमें ओलंपिक में जाने मिले या ना मिले। शियांग को पता था कि ये जरूर होगा, इसलिए वो एक बार फिर उनके मन में अपने लिए घृणा पैदा करता है। मैंने तुम्हें जगह और खाना दिया तो तुमने मुझे अपना बना लिया। तुम्हें नहीं पता इसके पीछे मेरा कितना बड़ा स्वार्थ छुपा था, और तुम्हें बिक्री करने के बाद मुझे बहुत पैसे मिले हैं। मेरे लिए पैसे ज्यादा मायने रखता है। आधी रात के अंधेरे में अकेले वो खूब रोता है। उसने एक भी पैसे नहीं लिए, सिर्फ लिया तो भरोसा। लगभग 6 महीने बीत चुके हैं। शियांग फिर से बिजनेस कर रहा है और जगह जगह सामान डिलीवरी का काम। उन पैसों से वो चैन की बहन की देखभाल करने बीच बीच में जाया करता। आज चैन की बहन ने उसे कुछ खत देकर कहा, विदेश से चैन और सुमा ने ये खत भेजा है। मगर वो खत देखकर उसे कुछ अजीब लगा, क्योंकि सभी खत में लगे स्टैम्प पर एक ही तारीख की सील छपी है। मगर उसकी बहन ने बताया कि खत तो हर महीने आए थे। यही सब सोचते हुए जब रात में वो घर लौट रहा था तो ठीक उसके सामने एक गाड़ी की डकैती होती है। शियांग ने दौड़कर उसे पकड़ा तो देखा वो चैन निकला। इसका मतलब वो ओलंपिक के लिए विदेश नहीं गए, बल्कि यही है, और वो खत बस एक नाटक था। शियांग बोला, तुम जिद में ओलंपिक नहीं गए, मेरे इतने साल की मेहनत का ये सिला दिया। मगर असलियत तो ये थी कि जिस क्लब को बेचा था उसने दोनों को ओलंपिक में भेजा ही नहीं। इधर पुलिस चैन को पकड़कर ले गई और अगली सुबह शियांग सुमा का पता लगाकर उसके पास पहुंचा। सुमा बोला, अब आप यहाँ क्यों आए हैं? हमारी ऐसी हालत देखने। जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। वहाँ जाने के बाद क्लब ओनर उन्हें ड्रग लेने पर फोर्स करता। उन दोनों से ड्रग का बिजनेस करवाना चाहता था, इसलिए उन्हें नहीं भेजा गया। और सुमा के विरोध करने पर उन्होंने उसे इतना मारा कि उसके पैर ही तोड़ दिए। सुमा बहुत रोने लगा। अब कभी भी वो उनका सपना पूरा नहीं कर सकेगा। अपने बच्चों के साथ ऐसा सलूक देख गुस्से में शियांग क्लब ओनर के पास जाता है। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा है। उसने कितनी बड़ी भूल कर दी है, ये जानकर वो खुद को दोषी मान रहा है। अब उसने सीधा गुस्से में क्लब ओनर से उसके बॉन्ड को खत्म कर सुमा और चैन को उसे वापस देने की बात कही, क्योंकि उसने कोई पैसे भी नहीं लिए थे। मगर ओनर राजी नहीं हुआ, और अगर वो यहाँ दोबारा आया तो उसे पुलिस को पकड़वाने की धमकी दी। उसका दोस्त फैंग उसे लेने आया है। शियांग को यहाँ को सोच नहीं रहा कि वो क्या करे, कहाँ जाए, और फिर उसने मीडिया के सामने आने का तय किया। बहुत दिनों से मीडिया उसका इंटरव्यू लेना चाहती थी। अगले दिन वो एक शो में आया। उसके ऊपर जो जो आरोप लगाए गए थे उसने उन सब का जवाब दिया। इसी दौरान जर्नलिस्ट अब उसे सीधा जेल से उसके ही स्टूडेंट चेन का वीडियो दिखाते हुए बोली, ये अभी अभी हमारे पास आया है, जिसमें चेन कहता है, छोटे से ही कोच ने हमें ट्रेनिंग दी जिससे कि वो हमसे पैसे कमा सके। फेक फाइटिंग भी हमने उनसे ही सीखी है, और गोल्डन क्लब के साथ हाथ मिलाकर उन्होंने हमें बेच दिया। वही अब हमें मैनेज करते हैं, और पूरी जिंदगी हम उनके अधीन ही रहेंगे, उनके साथ ही काम करेंगे, और बाकी सारी बात भी उसने बता दी। जर्नलिस्ट ने जब इसके बारे में पूछा तो शियांग बोला, पता नहीं उसने ऐसा क्यों कहा, शायद गलती मेरी ही थी। असल में चेन की बातों से शियांग का भी दिल टूट जाता है। अब कुछ दिनों बाद सुमा चेन से मिलने जेल आया। दोनों की आंखों में आंसू होने पे भी उनके चेहरे पर एक सुकून की हंसी। चेन बोला, मेरे पैर अब बिल्कुल ठीक है, कोच ने मेरे पैरों का इलाज करवा दिया है। तेरे उस वीडियो का बहुत शुक्रिया। उसके इतने वायरल होने की वजह से गोल्डन क्लब के ओनर पर कार्रवाई बैठी गई है ड्रग्स के मामले पर, और वो अभी जेल में है। साथ ही हमारा जो बॉन्ड था वो भी कैंसिल हो गया। असल में उस दिन चेन ने जो कुछ भी कहा था वो दोनों का ही प्लान था, उस बॉन्ड को कैंसिल करवाने का। कुछ समय के लिए भले ही कोच उन्हें गलत समझेंगे, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा ना किया होता तो आज भी वो उस नरक से कभी आजाद नहीं निकल पाते। चेन रोने लगा क्योंकि उसने कोच का बहुत दिल दिखाया। उसने सुमा से कहा, तुझे कोच का सपना पूरा करना है, जाकर उसे पूरा कर। इसके कुछ महीने बाद बहुत सारी जगहों पर फाइट कर और जीतने के बाद आखिर वो ओलंपिक के लिए सिलेक्ट हो गया, और आज उसका है फाइनल मैच। हर जगह लोग टीवी पर नजर गड़ाए हैं। उसकी बहन भी यहाँ आई है, मगर उसे कोच कहीं नहीं दिख रहे, जो कि दूर दीवार की आड़ से उसे खड़े देख रहे होते हैं। मैच शुरू हुआ। 4 राउंड तक दोनों के स्कोर में टाई है। 5वें राउंड में ओपोनेंट सुमा पर भारी पड़ने लगा। उसे इतना मारा कि उसके पास खड़े होने तक की भी ताकत न बची। उस वक्त वो बस कोच के उन सभी कष्ट, उनके मुश्किलों को याद करने लगा जो कोच ने उसके लिए सहा था। और इसके बाद दाव उल्टा पड़ा। सुमा ने इतना अच्छा खेला कि बस कुछ ही देरी में
उसने ओपोनेंट को हराकर वर्ल्ड चैंपियनशिप का ये खिताब आज की रात अपने नाम कर लिया। सुमा के साथ साथ जेल में चेन की आंखों में भी आंसू आ गए, मगर खुशी के। दूसरी तरफ शियांग खड़ा उसे देख रहा है, जिसका 20 साल से सपना आज पूरा। इसी बेहतरीन जीत और सीख के साथ कि कभी हार नहीं माननी चाहिए, आज की ये कहानी यही खत्म हुई। धन्यवाद दोस्तों।